श्रोताओं, कोविड-19 से संसार के लगभग अधिकांश देश प्रभावित और तबाह हैं। इस रोग से काफी लोगों की मृत्यु हो चुकी है। भारत में कोरोना का प्रकोप प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। सरकार के प्रयास के बावजूद प्रतिदिन कोरोना से संक्रमित रोगियों की संख्या में कमी नहीं हो पा रही। इस महामारी का एकमात्र उपाय है बचाव, अपने आप को सुरक्षित रखना, जब तक कि कोई असरदायक दवा या टीका का आविष्कार न हो जाए। आयुर्वेद में गंभीर से गंभीर बीमारी का इलाज है। संक्रमण से जूझने के लिए आयुर्वेद में कई औषधियाँ मौजूद है। ये औषधियाँ साइड इफेक्ट के बगैर प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, जो गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए आवश्यक। हम इस विषय पर बात कर रहे हैं डॉक्टर प्रोफेसर शांतनु मिश्रा से। ये सेवानिवृत्त प्रोफेसर काय चिकित्सा बिहार सरकार है। एक कोरोना तथा इससे बचने का उपाय बता रहे हैं आयुर्वेद के जरिए। आज संपूर्ण विश्व वायरस से ग्रसित है, जिसको कोविड-19 के रूप से आप जान रहे हो। ये कोई नया वायरस नहीं है। ये वायरस बहुत समय से इस वातावरण में व्याप्त है। जो भी वायरस एक बार वातावरण में आ जाता है, वो वातावरण से जाता है। जो हम लोगों को सामान्य सर्दी जुकाम फ्लू होता था, वो भी इसी कोरोना वायरस का प्रभाव होता था। मगर वायरस अपनी स्ट्रेंथ बदलता रहता है। तो जब इसकी स्ट्रेंथ मजबूत होती है, इसके अटैक की सीवियरिटी बढ़ जाती है। आज की डेट में जो संपूर्ण विश्व में वायरस फैला हुआ है, इसका केवल एकमात्र कारण यही है कि जो हमारे यहाँ हमारे आयुर्वेद शास्त्र में ऋतुचर्या, दिनचर्या, आहार विहार के विषय में बताया गया है कि हम करके किन नियमों का पालन करके अपने आरोग्य की रक्षा कर सकते हैं। आज संपूर्ण विश्व सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहा है। हमारे यहाँ वैदिक काल में, प्राचीन काल में किसी को स्पर्श करने का विधान नहीं था। हम किसी को भी अगर नमन करते थे तो या तो हाथ जोड़ के नमन करते थे या भूमि को छू करके प्रणाम करते थे। मगर हमारी एक सोशल डिस्टेंसिंग, एक दूसरे से थोड़ी दूरी बनी रहती थी। हमारे यहाँ किसी के जूठे खाने का विधान नहीं, एक थाली में खाने का हमारे यहाँ विधान नहीं है, जो हमारे धर्मशास्त्र और आयुर्वेद शास्त्र में भी है। अब रही बात कि हम इतने ज्यादा आधुनिक हो गए कि हमने इन सभी नियमों को ताक पर रख दिया और हमने उनको ताक पर रख करके इस स्थिति में अपने को ला दिया कि पाश्चात्य या मुगल संस्कृति में हम इतने लिप्त हो गए कि इन सभी नियमों को भूल करके उनको एडाप्ट कर लिया हमने। और उसको एडाप्ट कर लेने के कारण हमारी समस्या ये सबसे बड़ी हो गई कि हम एक दूसरे के डीप कांटेक्ट में आने लगे, क्लोज कांटेक्ट में आने लगे जी, और एक दूसरे की छुआछूत से बीमारियों को लेने लगे। जहां तक आज की डेट में स्थिति है कि विश्व का संपूर्ण चिकित्सा शास्त्र इसके सामने हाथ जोड़ करके खड़ा है, हाथ उठा के खड़ा है। कोई चिकित्सा इसकी नहीं बताई जाए। मगर एक सबसे बड़ी चिकित्सा ये है कि जब हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसे हम इम्यूनिटी बोलते हैं, ये प्रबल रहेगी तो किसी भी बैक्टीरिया या किसी भी वायरस का हम पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। वो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता या जो इम्यूनिटी है, ये इम्यूनिटी स्वयं उस वायरस से लड़ करके उसको समाप्त कर देगी। सौभाग्यवश हमारे देश की जलवायु जो है, ये इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए पूर्ण रूपेण अनुकूल है। जैसे विश्व के किसी भी राष्ट्र में, कोई भी जो महाद्वीप है, कोई भी राष्ट्र है, वहाँ तीनों ऋतुएं समय से नहीं होती जी। मगर हमारा ही एक ऐसा महाद्वीप है या हमारा ही एक ऐसा देश है जहाँ की सर्दी, गर्मी और बरसात समय से होती। हमारे शास्त्र में, आयुर्वेद शास्त्र में ऋतुचर्या का वर्णन किया गया है। हमारे यहाँ आपने सुना होगा या सभी लोग जानते हैं कि 6 ऋतुएं होती हैं। 6 ऋतुओं में हमें 2-2 महीने की एक ऋतु होती है और हमें हर ऋतु में उस ऋतु के अनुरूप दिनचर्या का पालन करना होता है। हमें जो आहार विहार लेना होता है, उस ऋतु के अनुरूप लेना होता है। जैसे शरद ऋतु में, जाड़े के मौसम में हम उष्ण पदार्थों का सेवन करते हैं। आज गर्मी का मौसम चल रहा है, हमें शीत पदार्थों का सेवन करना है जी। वर्षा ऋतु में हम ऐसी चीजों को खाते हैं जिससे कि किसी भी प्रकार से रोग का प्रसरण न हो और हमारा जो दोष शरीर में प्रकट हुआ वो शांत। अब हमने अपनी दिनचर्या और ऋतुचर्या का पालन करना छोड़ा, इसलिए हमारी भी इम्यूनिटी, हमारी भी रोग प्रतिरोधक क्षमता धीरे धीरे कम होती है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हमें इसको 2 दृष्टि से विचार करना है। एक तो हमारी इम्यूनिटी कैसे बढ़े, हमारी इम्यूनिटी बढ़े तो ये रोग या कोई भी रोग हमको आक्रांत नहीं कर पाएगा। उसको बढ़ाने के लिए हमारे यहाँ आयुर्वेद शास्त्र में ऐसी बहुत सी औषधियां हैं जिनका सेवन करके हम अपने शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं और किसी भी रोग से लड़ने के लिए अपने को तैयार कर सकते। जैसे मैं कुछ दवाओं के विषय में आपको बोल रहा हूँ, जो हमारी वनस्पतियां हैं, जो हमारे आपके घर के किचन में, जो हमारे बगीचे में, जो हमारे अगल बगल की दुकानों पर उपलब्ध है। जैसे मूलेठी, जिसे यस्थि मधु संस्कृत में कहते हैं और सामान्य बोलचाल की भाषा में मूलेठी का, गुड़ची है,
जिसे हम आयुर्वेद शास्त्र में अमृता कहते हैं जी। अपने नाम के अनुरूप अमृत की तरह गुणकारी। तुलसी की पत्ती है, हल्दी है, काली मिर्च है, अदरक है, इस तरह की चीजें जो हैं हमारे यहाँ काफी कुछ चीजें ऐसी हैं। अब मैं एक आपको काढ़ा बता रहा हूँ जी। इस रोग के प्रकोप का सबसे बड़ा कारण यह है कि जो दोष आप जानते हैं आयुर्वेद में वात पित्त कफ 3 दोष है। कफ दोष का प्रकोप होता है जी। कि इसमें कफ दोष प्रकोपित होता है और वात उसके मार्ग में अवरुद्ध करके उसको सुखा देता है। और कफ का स्थान हमारे पक्ष के ऊपर का है, चेस्ट के ऊपर का हिस्सा हमारे कफ का स्थान है जी। तो ये कंठ में आपने यही अब तक जाना होगा कि पहले रोगी को खांसी आती है, जुकाम होता है, उसके बाद उसको सांस लेने में परेशानी होती है। सांस लेने में जो परेशानी होती है कफ के सूख जाने के कारण, जब बात कफ के मार्ग को रोक करके कफ को सुखा देता है तो श्वासावरोध की स्थिति आ जाती है, श्वास कम लेते हैं। तो हमें ऐसी औषधियों का सेवन करना है जिससे कि कफ का भेदन हो और बात का समन, कफ कभी भी सूख की विकृति न हो और बात उसको सुखाने न पावे जी। तो उसके लिए एक सीरीज नाम का हमारे यहाँ पौधा होता है, सीरीज जिसको कि आप अमूमन शीशम कहते हैं। सामान्य बोलचाल की भाषा में ये बहुत ज्यादा बहुतायत इमारती लकड़ी के रूप में लोग लगाते हैं, बगीचे लगाते हैं। एक सीरीज का क्वाथ बनता है हमारे यहाँ जी। वो कफ का भेदन करता है और बात का समन भी करता है और हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। सामान्य चीज खेतों में पैदा होने वाली ये घास है नागर मोथा। नागर मोथा की जड़ नीचे गांठ 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 जड़ों में होता है जी। उसकी गांठ को चूर्ण बना करके चौकुट करके, और यदि हम सीरीज का पंचांग, ये नागर मोथा की जड़ का चूर्ण, मुलेठी, अमृता जो मैंने आपको गिरोह बताया जी, काली मिर्च का पत्ता, अदरक, इन चीजों का, हल्दी तो दूध के साथ लेना ज्यादा गुणकारी होगा। हल्दी का उपयोग मैं भी आपको बता रहा हूँ। तो इनको अगर हम क्वाथ बना करके, काढ़ा बना करके रोज सुबह शाम लेते हैं तो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी। अब हल्दी की बात आपने कहा, अभी हल्दी मैंने पहले भी बोला था, अभी फिर बता रहा हूँ आपको। हल्दी अगर दूध में हम रोज कम से कम 2 बार, अगर 2 बार नहीं ले सकते हैं तो कम से कम 1 बार लेते हैं, तो हल्दी हमारे यहाँ का बहुत बड़ा एंटी बैक्टीरियल है, एंटी इंफ्लेमेटरी है और हर प्रकार के इन्फेक्शन को रोकता है और इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो हल्दी का सेवन अगर दूध के साथ हम करते हैं तो हमारे लिए गुणकारी। फिर थोड़ा सा आगे चले, एक वनस्पति का नाम और आपने सुना होगा, अश्वगंध, काफी पॉपुलर वनस्पति। अश्वगंध हमारे यहाँ शरीर में अगर कहीं भी किसी भी स्रोत में अवरोध है तो उसको दूर करता है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को और ओज को बढ़ाता है। और ओज ही हमारी इम्यूनिटी। ओज हमारे यहाँ जो हम आहार आज लेते हैं, इस आहार को ओज के रूप में परिणित होने में 30 दिन का समय लगता है। लंबी प्रक्रिया है। तो हम लगातार कुछ ऐसे कार्य कर रहे हैं जिससे कि हमारी इम्यूनिटी कम हो रही है। अब चिकित्सा की बात जहाँ तक है, हमारे यहाँ आयुर्वेद में इसको संतत ज्वर के रूप में वर्णित किया गया है जी। महर्षि चरक ने इसको संतत ज्वर के रूप में वर्णित किया। संतत ज्वर में वात कफ सामक चिकित्सा का वर्णन है और इसमें मृत्यु तभी होती है जब पित्त धातु भी प्रकोपित होकर के ये सन्निपातज बन जाता है। तो हमें इसको कम करने के लिए, मृत्यु दर को कम करने के लिए, इसको क्योर करने के लिए कुछ आयुर्वेदिक दवाओं को लेना चाहिए। जैसे कि आयुर्वेदिक दवाओं में त्रैलोक्य चिंतामणि रस है, नारदीय लक्ष्मी विलास रस है जी। बुखार को कम करने के लिए गोदंती भस्म है, मृत्युंजय रस है। इस तरह की दवाओं को किसी कुशल वैद्य से, किसी अच्छे वैद्य से परामर्श लेकर के दवाओं का कभी भी प्रयोग किसी भी के भी कहने से नहीं करना चाहिए। उसमें यह आवश्यक है कि आप अपने आसपास के किसी कुशल वैद्य से परामर्श लेने के बाद ही दवाओं का सेवन करें। इन दवाओं का अगर हम सेवन करते हैं तो यह रोग कोई बहुत घात। अब अगली बात एक और आती है कि हमारा आहार विहार, हम हल्का भोजन करें, पौष्टिक भोजन करें, ताजा भोजन करें, मांसाहार, कोल्ड ड्रिंक, ऐसी चीजें जिनके पचने में बहुत समय गरिष्ठ होता है, जिनके पचने में बहुत समय लगता है, या जो हमारे शरीर के लिए साथ में नहीं है, हमारे शरीर की रचना मांस खाने के लिए नहीं हुई है मानव, ऐसी चीजों का सेवन न करें और साफ सुथरे उचित वातावरण में रहें। नियमित हाथ की साफ सफाई, एक मास्क की व्यवस्था रखें जिससे कि आप बाहर कहीं भी निकलते हैं तो किसी से भी ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, छींक का ना आने पावे आपके नाक में, उसकी छींकी हुई या खांसी हुई हवा आपके नाक या मुंह के अंदर न जाए। हाथों को सैनिटाइज करें, इसके लिए किसी भी साबुन से 20 सेकंड के लिए अपने हाथों को धोएं या सैनिटाइजर लगाएं।
हमारे यहाँ आयुर्वेदिक सैनिटाइजर इसमें सबसे उपयुक्त है। वो सैनिटाइजर हमारा ये है कि नीम के पत्ती को पानी में डाल करके आप उसको खूब अच्छी तरह से उबाल दें और उसको छान लें, उसमें थोड़ी फिटकिरी मिला दें जी। क्योंकि बाजार में जितने सैनिटाइजर मिल रहे हैं उनमें आप ये डॉक्टरों के मुंह से सुन रहे हैं कि 70 to 80% अल्कोहल है। ये अल्कोहल हमारे मस्तिष्क और शरीर के लिए इन द लॉन्ग रन नुकसानदेह है जी। क्योंकि कोरोना अभी जा नहीं रहा है जी। ये वायरस वातावरण में आ गया है, ये सदैव बना रहेगा जी। मैं एक रेफरेंस के लिए आपको बात दे दूं, आज से 102 साल पहले 1918 में एक इबोला नाम का वायरस आया था, जिसने केवल भारत वर्ष में 1,80,00,000 लोगों को मार डाला, दुनिया में वो कहर ढा दिया था जी। और इबोला नाम का वायरस अभी आज भी वातावरण में ज्यों का त्यों है। चूंकि उसकी स्ट्रेंथ कम हो गई है इसलिए उसका अटैक नहीं हो रहा है। तो ये कोरोना भी जाएगा नहीं, बहुत लंबे समय तक बना रहेगा वातावरण में और हमें लंबे समय तक सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन, आहार विहार और इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली चीजों को लेना लाभप्रद होगा। घरों में लोगों को अपने नीम की पत्ती का धुआं करना चाहिए, हवन करना चाहिए। एक और अभी जर्मनी का नया लेटेस्ट रिसर्च आया है जी कि जहाँ शंख बजाया जाता है, जहाँ शंख की ध्वनि होती है, वहाँ के 70% बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और पैरासाइट नष्ट हो जाते हैं। 96%। महाभारत काल में आपने सुना है कि हमारे योद्धा रात को बाणों से विद्ध होकर, इंजोर्ड होकर के शिविर में आते थे और सुबह पुनः उनके घावों का हीलअप हो जाता था और युद्ध करने के लिए जाते थे जी। ये महाभारत की कहानियां हैं। तो उस समय वो वैद्यगण यहाँ को एक लेप लगाते थे और योद्धा युद्ध शुरू होने के पूर्व शंख ध्वनि करते थे जी। और युद्ध समाप्त होने के लिए शंख ध्वनि करते थे। शंख ध्वनि का वैज्ञानिक महत्व वहाँ यही था कि वो उस युद्ध क्षेत्र को वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, पैरासाइट से फ्री कर देते थे तो उनको कोई इन्फेक्शन नहीं होता था। हम अपनी पुरानी संस्कृति को भूल गए हैं। हर घरों में शंकर ध्वनि होनी चाहिए, हर घरों में हवन होना चाहिए, हर घरों में नीम के पत्ती का धुआं होना चाहिए। अगर कच्ची जमीन है, फर्श है, आपका कच्चा फर्श है तो उसको गोबर, गाय के गोबर से लीपना चाहिए। हिरोशिमा नागासाकी पर जो एटम बम प्रोजेक्ट किया था अमेरिका ने, उसका रेडिएशन केवल गाय के गोबर से ही खत्म किया गया। वो रेडिएशन खत्म नहीं हो रहा है, मैं जो बोल रहा हूँ वैज्ञानिक प्रमाण को। तो वहाँ वो जो भी कुछ भी हुआ तो वहाँ केवल गाय के गोबर से लीपने से ही वहाँ का एटॉमिक रेडिएशन जो था वो खत्म। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी डॉक्टर साहब और बहुत बहुत आपका धन्यवाद।